दोस्तों तो सबसे पहली चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जिन जिन म्यूचुअल फंड्स को रिकमेंड करने वाला हूँ, पहली चीज कि मैंने कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी के कोई इसके कुछ नहीं मिला है मेरे को इनको बताने की वजह में, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और प्लीज इसके डिस्क्लेमर को जरूर वीडियो के शुरू में देख लीजिए, जिसमें मैंने क्लियरली किया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और यहाँ पर जो सिर्फ मैं अपने ओपिनियंस को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ नॉलेजेबल और एजुकेशनल पर्पज के लिए, दैट्स ऑल है ना। इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, आपकी मर्जी है परचेस करना है नहीं करना है तो अपनी रिसर्च करके कीजिएगा जो भी कुछ करना है आपको। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो मेरा क्राइटेरिया है म्यूचुअल फंड्स को बताने का, तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैं वही म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैंने खुद अपने आप में इन्वेस्ट किए, जिनमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। वो कोई रिकमेंड नहीं करूंगा जिनमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई या सुनी सुनाई बातें करके मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को, जो मेरा म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन होने वाला है उनका जो क्राइटेरिया होना है, तो सबसे पहला जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया है वो मैंने क्राइटेरिया सेट किया है कि कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है और पीयर्स में अपना आउट परफॉर्म किया है, ना केवल पिछले एक साल में क्योंकि काफी जबरदस्त बुल रैली हुई है तो उसके बाद ही नहीं, मैंने उससे पहले के कुछ 3-4 सालों को कंपैरिजन करके देखा है कि पिछले 5 साल में 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है उनके पीयर्स के बीच में, है ना, जो उनके पीयर्स हैं उनके बीच में क्या परफॉर्मेंस रही है। दूसरी मैंने चीज कोशिश की है कि उन्होंने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हो। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि हमारे जो मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं, जो टॉप 50 कंपनियां उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और जो 2 दुकानें होती हैं, सपोज करो एक लेमन भाषा में बोलूंगा 2 दुकानें हैं जहां से शेयर्स खरीदते हैं, एक बीएससी और एक एनएससी। जो एनएससी है उन्होंने टॉप 50 कंपनियों की जो लिस्ट बनाई है दैट इज कॉल्ड निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 बोलते हैं। और एक बीएससी ने जो अपने टॉप 30 कंपनियों की कंपनी की लिस्ट बनाई हुई है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। तो दोस्तों जो बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया, इसको बेंचमार्क बोलते हैं, मार्केट को ये बेंचमार्क बोलते हैं। आपने सुना होगा ना मार्केट में कि आज मार्केट इतना ऊपर गया, आज मार्केट इतना नीचे गया, तो बेसिकली वो क्या है, वो निफ्टी 50 कितना ऊपर गया है या सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे गया है, तो लगभग ये सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। बीएससी के अंदर जो बीएससी का बेंचमार्क है यानी सेंसेक्स, इसके अंदर 30 कंपनियां होती हैं और जो एनएससी का होता है उसके अंदर जो है 50 कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों ये नहीं कोशिश रही है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उसके रेस्पेक्ट में उसको मैंने बेंचमार्क माना है, तो उस बेंचमार्क के परफॉर्म में कितना आउट परफॉर्म किया है उसको कंसिडरेशन किया है। ठीक उसी तरह ये है लार्ज कैप में, है ना। जो कंपनियां होती हैं दोस्तों बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप क्या होता है, सबसे पहले मार्केट कैप समझते हैं। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप का मतलब है कि मार्केट के अंदर कितने शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय कितना प्राइस है। सपोज करो किसी कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसका प्राइस 100 रुपए है, तो टोटल जो उसकी मार्केट कैप कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप होगी। तो जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको क्या करते हैं, उसके कितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाई उसके जो है कितना प्राइस है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है, पहले नंबर की कंपनी कौन है, दूसरे नंबर की कंपनी कौन है, तीसरे नंबर की कौन है, इस तरह एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। और जो पहली 100 कंपनियां होती है, 1 से लेकर 100 कंपनियां, वो कहलाई जाती हैं लार्ज कैप कंपनियां, है ना। तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद जो 100 से 101 से लेके जो 250 तक की कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनियां, है ना। और जो 251 से ऊपर की कंपनियां होती हैं सबको स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। तो अब सवाल ये उठा, ये किसने डिसाइड किया कि ये इनके जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, या वो डिसाइड करते दोस्तों सेबी मान के चलो कि ये अगर शेयर मार्केट एक गेम है तो उसको नियम तय करने वाला है, दैट इज सेबी। सेबी क्या रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को चलाती है, वो देखती है कोई धोखा ना करे, स्पेकुलेशन ना हो मार्केट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर को ना लेके डूब जाए, ये सब चीजों को ध्यान रख के वो रूल्स सेट करती है। तो ये जो पूरा काम होता है वो सेबी का होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको तीनों कैटेगरी समझ में आ गई कि जो लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप होता है। एक और स्पेशल कैटेगरी है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी को पहले मल्टी कैप बोलते थे, अभी मल्टीपल कैप की डेफिनेशन बदल गई है, उस पर हम नहीं जाते हैं, फ्लेक्सी कैप पे जाते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या है, सपोज करो कि आपको किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है जो पहले दूसरे तीसरे उसमें बेस्ट है, तो उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सी कैप, जिसमें हम किसी कंपनियों को उठा लेते हैं। जो मान लो स्मॉल कैप की कोई अच्छी लगी वो रख ली, मिड कैप की कोई अच्छी लगी वो रख ली, लार्ज कैप की कोई अच्छी कंपनी लगी वो रख ली, तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। तीसरी एक जो 5वीं कैटेगरी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ईएलएसएस। ईएलएसएस जो है बेसिकली टैक्स सेविंग के लिए यूज किया जाता है। टैक्स सेविंग के लिए ईपीएफ, पीपीएफ और जो अपना होम लोन के कैपिटल पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं वो है। एटीसी में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन एक और अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो मुझे लगता है मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है वो है ईएलएसएस। इसमें 3 ईयर लॉकिंग पीरियड होता है, जबकि बाकी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि एनपीएस में भी कर सकते हो आप, एनपीएस भी सेम ही कंसेप्ट की तरह काम करता है, बट अगर उसमें 2 कैटेगरी होती है, टायर 1 टायर 2, तो टायर 1 के अंदर जो होता है आपको 60 साल तक लॉकिंग पीरियड होता है, 60 ईयर तक, और जो टायर 2 होता है उसके अंदर
अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो भी 3 साल के आसपास होता है, अगर आप उसे ELSS की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। बहरहाल आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि कितनी कितनी कैटेगरीज के अंदर है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको इनिशियली बता रहा था, जो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको सबसे पहले बेंचमार्क को डिफीट किया हो, है ना। म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को डिफीट किया हो, यानी सेंसेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स जिस रफ्तार से, जिस परसेंटेज से बढ़े उससे कहीं ज्यादा किया हो, और पीयर्स का मतलब उसके आसपास के जो और म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उसमें कैसा परफॉर्म किया है वो देखेंगे। दूसरा जो है क्राइटेरिया जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, सारे लोग जो है अपने जो है मतलब जो आप पैसा डालते हैं वो एक पूरा पूल बनाया जाता है पैसों का, है ना। एक मतलब एक अकाउंट मान लीजिए जिसमें अंदर वो सारा पैसा डाल दिया जाता है सभी लोगों का, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है पर्टिकुलर यूनिट्स में, है ना। तो एक एक यूनिट बोल देते हैं उसको। अब उसको फिर क्या करता है, एक बंदा मैनेज करता है जो उसे मार्केट के अंदर लगाता है। तो जो बंदा उसे मार्केट के अंदर लगाता है उसे बोलते हैं फंड मैनेजर्स, है ना। तो वो क्या है, फंड को मैनेज करते हैं पूरा का पूरा, उसके बदले में वो कुछ पैसा लेते हैं। जिस पैसे को वो लेते हैं फंड मैनेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशो, है ना। तो क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो पूरा टाइम उसमें सिलेक्शन वगैरह उन सब में मेहनत करके बनाते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अपना चार्ज काटते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशो। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जिन स्टॉक्स में पैसे को डाल रहे हैं वो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है, एक बार अगर आप शेयर मार्केट में थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है ना, तो वो उस फोलियो को भी नजर डालते हैं। तो दूसरा मेरा क्राइटेरिया क्या था, पहला था कि बेंचमार्क में और पीएस में कंपैरिजन देखना है, दूसरा मुझे उसके जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो उसको देखना है, और मुझे देखना है कि किस किस सेक्टर्स में उसमें कितना कितना उसने डाला हुआ है। मैं सेक्टर्स को भी थोड़ा देखता हूँ, क्योंकि जैसे अभी मेरे को लगता है फाइनेंस में ले आए तो फाइनेंस में उसने कितना डाला हुआ है, फाइनेंस में मतलब कितना कितना उसका प्रपोर्शन डिवाइडेड है, फाइनेंस की कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे ही आईटी की कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इस तरह मैं सेक्टर डिवीजन भी देखता हूं, तो इसको देख सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा मार्केट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसको रहने दे सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, नॉर्मल वे में अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं उस चीज को। तो यहां पर जो है तीसरे जो, अब उसके बाद जो आती है आपके सामने जो चीज निकल के आती है, तीसरी निकल के आती है, आपको ये पता होना चाहिए उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। अब एक्सपेंस रेशो मैंने बता दिया कि म्यूचुअल फंड उसको फंड को मैनेज करने के लिए पैसा लेता है, एक्सपेंस रेशो तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार पीयर्स में चेक कर लेना, मतलब एक ही टाइप का मान लो लार्ज कैप फंड है, उसमें पीयर्स जो बाकी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है वो कितना पैसा ले रहे हैं, जो आप इंटरेस्टेड है उस फंड में वो कितना पैसा ले रहे हैं। तीसरा आता है चौथा आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि अगर आप टाइम से पहले निकल आओगे, एक्चुअली म्यूचुअल फंड इस तरह डिजाइन है कि आपको ना थोड़ा कंसिस्टेंट इनकम दे सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इनका फोलियो बड़ा होता है। फोलियो का मतलब जो इनके जो एक फंड मैनेजर है जिसने उस स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, तो वो 50-60 स्टॉक्स होते हैं, तो वो जो फोलियो थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो डाइवर्सिफाई कर देते हैं वो रिस्क को। तो वो डाइवर्सिफाई होने की वजह से जो है रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन सेफ्टी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहां पर जो है एग्जिट लोड, अगर आप टाइम से पहले निकलने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ आपसे चार्जेस भी काटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज डाल दिया 2 दिन बाद आपने उसको निकाल लिया, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर एक्चुअली उन लोगों ने भी कहीं लगाया है, फिर वो तुम तुरंत निकालोगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस तरह तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी फंड्स के अंदर। तो यहां पे आपको टाइम ज्यादा देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे टाइम ज्यादा देते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ना टाइम होरिजन आपको थोड़ा सा बढ़ा दे, 5 साल, मैं तो बोलूंगा मिनिमम 5 साल का तो लेके चलो टाइम होरिजन, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि मैं 1 साल में 1.5 साल में, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मुझे भी लगता था यार 1 साल में कितना होगा, 1.5 साल में, क्योंकि हम ना FD RD उस वाले माइंड सेट से ही रहते हैं। तो वो वाला नहीं, थोड़ा सा उठ के आना होगा इस चीज से मार्केट के अंदर आने के लिए। और फिर उसके बाद दोस्तों अब आपके पास ये आपको पता चल गया कि किन किन बेसिस पे हम लोग फंड्स डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बता दिया किन किन टाइप के म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एंड ELSS, जिसके बारे में हम बताएंगे। एक चीज और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जब आपका लार्ज कैप से आप मिड कैप में आओगे, स्मॉल कैप में आओगे, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो तो वो मतलब कंपनी का साइज है, जो मार्केट कैपिटल है वो कम होता हुआ चला जाता है। मार्केट कैपिटल कम होने की वजह से दोस्त क्या होता है कि जो उसका रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स ज्यादा होंगे मगर रिस्क भी ज्यादा होगा। मिड कैप में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में रिटर्न कम होंगे लेकिन रिस्क भी कम होगा। लार्ज कैप में रिटर्न कम होंगे लेकिन आपका जो रिस्क है वो और भी कम होगा। तो यूजुअली जो स्टार्टिंग करो तो ये लार्ज कैप पे करो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बेसिक में मोटा मोटी ये चीजें हैं क्या। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ कि किस किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है लार्ज कैप कैटेगरी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाना चाहूंगा, तो हम बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं।
दोस्तों लार्ज कैप में जो हम पहले फंड के बारे में बात करेंगे वो है HDFT इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ओके, तो ये पहला फंड है जो हम लोग देखने वाले हैं। इस फंड को मैंने सेलेक्ट किया है लार्ज कैप कैटेगरी में। इसे पैसिव फंड्स भी कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और यहाँ पर क्या है, ये सिंपली अगर आपको कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंसेक्स की लिस्ट में टॉप 30 कंपनीज हैं, है ना। तो उन कंपनीज पे ये सेम प्रोपोर्शन में जितना उनका मार्केट कैप है उसके हिसाब से उसके अंदर डिवाइड होता है, परसेंटेज आपके पैसे का डिवाइड होता है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे ये मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये ग्रो का इंटरफेस है ना। और ग्रो मतलब एक ऐसी है जो डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट और रेगुलर दो तरह के प्लान होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और एक होता है यहाँ पे रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे हैं, तो मतलब कुछ उन्हें कमीशन देना पड़ता है, तो उनका जो वो होता है एक्सपेंस रेशो वो ज़्यादा होता है ना। तो एक्सपेंस मतलब जो म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर ले रहे हैं। और डायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों, ये जो डायरेक्ट वाले हैं ये सीधा आप म्यूचुअल फंड हाउस से ही खरीद रहे होते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो अब देखो, और दूसरा फिर उसके बाद जो है ये ग्रोथ, और एक होता है ये डिविडेंड करके आता था, है ना। तो वो अलग चीज़ें हैं, वो हम अलग देखेंगे इसको, और फिर किसी दिन मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। बहरहाल हम यहाँ पे जो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, NAV ये है इसका करंट में। तो एक यूनिट का जो करंट प्राइस है उसको बोलते हैं NAV। और यहाँ पे इसकी एक इन्होंने रेटिंग है, रेटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर जो है सिप अमाउंट है, तो सिप क्या होता है, ये सबसे बेस्ट प्लान होता है सिस्टोमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का। और इसका फंड का साइज़ है। तो यूजुअली जो है यहाँ पर जो है लोग मतलब इसमें ज़्यादा करते नहीं है, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा इन्हीं पे लगाइए आप लोग स्टार्टिंग में। अगर आप बिगनर हैं तो इसी पे लगाइए, अदरवाइज आप ना मिराई एसेट्स का इमर्जिंग फंड ब्लू चिप भी देख सकते हैं। इमर्जिंग ब्लू चिप करके एक फंड आता है दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर है, इसने पिछले 1 साल में यहाँ पे लगभग 22% रिटर्न दिया है, 3 साल में 64% दिया है, 5 साल में ये 128% दिया है। दोस्त पता है ये क्या है, ये है आपका इंडेक्स, जो हमारा जो निफ्टी 50 है ना निफ्टी 50 या फिर आप बोल दो सेंसेक्स, उसके रिटर्न के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये रिटर्न रैंकिंग दूसरों के कंपेराइज करके उसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पीयर मतलब जो और भी पीयर यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी मिल जाएंगी आपको, है ना। तो उनमें देख सकते हो। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो होल्डिंग है दोस्तों, मैंने बताया था ना कि सेंसेक्स जो होता है वो 30 कंपनियों की होल्डिंग है। तो वो 30 कंपनियाँ ये है ना। तो आप चाहो तो सारी 30 की 30 कंपनियों की होल्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी 30 कंपनियाँ इसमें हैं सेंसेक्स के अंदर। तो ये जो पैसा है आपका इन 30 कंपनियों पर जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस जाके क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे इस होल्डिंग एनालिसिस में आपको दोस्तों पूरा पता चलेगा कि आपका इक्विटी जो पैसा लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है। इन्होंने 99% जो है 99.99% इसमें लगाया हुआ है पैसा, और वो किस किस सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, तो ये सेक्टर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे से रिलेटेड पी रेशो क्या होता है, बीटा मतलब जो बेंचमार्क के कंपेरिजन में। बेसिकली ये जो फंड्स होते हैं ना पैसिवली मैनेज क्या होता है, इनमें दिमाग नहीं लगाना है मैनेजर को अपना। जो भी मार्केट के अंदर जो इनके जितना कैपिटल है उसी के हिसाब से उन्हें उस पर पैसे लगाने होते हैं। तो इनका बीटा होता है कि मार्केट के कंपैरिजन में कितना मूव कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड, वो सेम रहता है। तो ये सब आप देख सकते हो अगर आप लोग देखना चाहें, है ना। प्री कॉन्स भी इसमें देख सकते हो ज़्यादा, इतना इनका सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है ना दोस्तों, आपका एक्सपेंस रेशो बहुत कम रहता है। यहाँ पे देखो 0.2% के आसपास है। एग्जिट लोड यहाँ पे है 0.25% लेंगे अगर 3 दिन के अंदर निकाल लेते हो। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह यही है। और इस पर जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो तो आपको LTCG और यहाँ पर STCG, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है किस तरह लगता है, उस पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये फंड मैनेजमेंट वगैरह है। तो इस तरह ये जो पहला जो लार्ज कैप की कैटेगरी है उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग HDFC का सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको इस पर फोकस करने के लिए बोलूँगा। अदरवाइज एक मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप होता है, उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आप एक्टिवली मैनेज फंड में डालते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं मिराई एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप में। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग 63 है। तो इन्होंने बेसिकली 100 कंपनियों में से सेलेक्ट किया, लार्ज और मिड कैप में से इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लार्ज कैप कैटेगरी के लिए फंड्स हो गए, जो आप लोगों को मैं आपको बोलूँगी कि इनको एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आप बढ़ते मिड कैप कैटेगरी की तरफ। हालांकि जो मैंने इससे पहले बताया था, जो मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप बताया था, वो मिड कैप कैटेगरी को भी कवर करता है। स्टिल अगर आप HDFC के साथ जा रहे हैं तो आप मिड कैप के लिए एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को देख सकते हैं, है ना। और इनकी ये यहाँ पे NAV रेटिंग वगैरह है, इनको देखना। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही कैटेगरीज है जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर जो है इसका पोर्टफोलियो कैसा है, होल्डिंग्स का ये फोलियो एक बार देखना होता है। तो अगर आपको नहीं पता है अभी स्टॉक्स के बारे में, तो
तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग से आइडिया ले सकते हो हल्का फुल्का, है ना। हालांकि इन पे नहीं रिलाई करना चाहिए कभी भी ज़्यादा, और यहाँ पर जो रिटर्न रैंकिंग है इस पर भी ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। मतलब पीयर कंपैरिजन में जरूर इनके रिटर्न्स को देखो, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखो कि पास्ट में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो मिड कैप के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना। और इनकी होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है। और यहाँ पर इनके एक्सपेंस रेशियो को भी देख सकते हो, 0.46 है, और एग्जिट लोड इनका 10% है अगर आपने 12 मंथ से पहले निकाल लिया है ना। मैंने आपको बताया था थोड़ा लंबे टाइम के लिए लिएगा, और फंड मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर है। तो ये जो है ये मिड कैप कैटेगरी के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अगर मतलब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली ऑन योर ओन रिस्क। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है वीडियो। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप के लिए भी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ग्रोथ के लिए बोलूँगा, ध्यान रखना डायरेक्ट ग्रोथ ही लेना, जो भी लो आप डायरेक्ट ग्रोथ लेना, है ना। और यहाँ पर भी जो है इनका जो है यहाँ पर जो रिटर्न कैलकुलेटर है वो देख लीजिएगा। पिछले 1 साल में इन्होंने लगभग 58.19% का दिया है, 3 साल में इतना दिया है, 5 साल में इतना दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। स्मॉल कैप में मैंने ऑलरेडी बताया था ना कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होंगे लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा, है ना। तो जो गिरेगा तो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जैसे अभी कोरोना टाइम पे ना एक साथ इसकी जो NAV है वो 37 से सडनली आ गई थी वो 225 पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ फॉल आता है इनके अंदर जब आता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसके एग्जिट एक्सपेंस रेशो देख लीजिएगा, 0.3% है, एग्जिट लोड 1% है, 10% से अगर ऊपर निकालते हो 12 महीने के अंदर तो इस तरह का है। और ये आप देख सकते हैं स्मॉल कैप के लिए, है ना। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स ये मेरा एक फेवरेट म्यूचुअल फंड है। मैं आपको सच बताऊं कि इसको मैं करता था पहले, मल्टी कैप की कैटेगरी में आता था, लेकिन अभी क्या है कि इस फंड की सबसे बड़ी खासियत है ना कि इसमें ग्लोबल इसकी जो होल्डिंग्स है ना वो एकदम ग्लोबल होल्डिंग है। तो देखो इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी मिल जाएगा, ये यूएस का है ना। अमेजन यूएसए वाला मिल जाएगा। तो इसमें यूनिवर्स के मतलब ग्लोबली जो अच्छे मतलब म्यूचुअल स्टॉक्स हैं ये उनकी पूरी अच्छी बास्केट है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और सीधी सी बात है, ये लोग तो अपना आप बोलते हैं कि भैया 5 साल से पहले निकालने का ही नहीं, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 5 साल से नीचे कर रहे हो तो नहीं देखने का इधर। तो ये मुझे बढ़िया लगता है यार, इन लोगों का मेरा फेवरेट है, अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट यही है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड। और बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है यार इन लोगों का, मतलब बहुत ही इथिकल वैल्यूज़ वगैरह भी बहुत सही हैं। ये लोग इतने सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं निकालते हैं, इनके देखोगे ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो काफ़ी कम मिलेंगे। रिटर्न कैलकुलेटर आप देखोगे तो मतलब अपनी कैटेगरी में एकदम शानदार रिटर्न्स है, 192% है 5 साल का इनका एवरेज। और इनको हमेशा मतलब बहुत ही शानदार कैटेगरी में पाओगे। पीयर कंपैरिजन करोगे ना तो मतलब मेरे को तो भाई इनके लिए नो वर्ड, सिर्फ एक ही भैया जाओ, गो हेड वाला मेरी तरफ से सजेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इनका जो एक्सपेंस रेशो है और एग्जिट लोड है, यहाँ पर देखो इन्होंने कम से कम बोला 10% से अगर एग्जिट लोड है तो 2% ये चार्ज करेंगे, बाकी लोग इतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। और 365 दिन के बाद 1% लेंगे, और ये लगभग 5 साल के लिए बोलते हैं भैया कि 4-5 साल रखो। तो थोड़ा टाइम देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि बहुत ही शानदार इनकी बास्केट मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि देखो इसमें ITC लिमिटेड मतलब ऐसे हैं जो आगे जाके बढ़ सकते हैं, जिनको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बास्केट बहुत अच्छे हैं इनके स्टॉक्स की। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैक्सी कैप के लिए आप लोग देख सकते हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके दोस्तों, जो ELSS में देख रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से जा सकते हैं आप इमराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के लिए, है ना। और ये 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना। 80C में इसमें डिडक्शन 1.5 लाख रुपये तक मिल जाती है। तो टैक्स सेविंग के लिए बहुत सही इंस्ट्रूमेंट है, और इसके लिए आप लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, कोशिश करो सिप मोड में किया करो। अगर आप बिगनर है, आपको पता नहीं है, तो कोशिश किया करो सिप मोड में इन्वेस्टमेंट किया करो। मंथली सिप है ना, पर्टिकुलर मंथ पे जाके इन पे इन्वेस्ट किया करो सेम टाइम पे। तो आप मतलब थोड़े टाइम बाद, थोड़ा अगर इन्हें टाइम देंगे 8-10 साल बाद, तो रिटर्न बहुत शानदार मिलेंगे आपको। तो ये इस तरह कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि ये ELSS कैटेगरी के था, मेरा एसेट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। ओके, ये बहुत ही शानदार फंड है। सिलेक्शन बेसिस वही है मेरा बताने का कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि इन लोगों का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, रिटर्न कैसे रहे हैं पीयर और बेंचमार्क के कंपैरिजन में। दूसरा जो है यहाँ पर मैं प्री और कॉन्स देख रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एग्जिट लोड देखता हूँ मैं, यहाँ पर एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड में यहाँ पे बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी रिटर्न्स को कम कर देते हैं। और यही आपको कैटेगरी देख सकते हैं इसको मिराई एसेट्स के। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ग्रो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लोग चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और जैसे आप इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
अगर आप चाहोगे तो आपको अगर उससे लिंक से कर दे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस में आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। और आप चाहो तो जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाएगा ना, तो वहाँ पे जाने के बाद नीचे रेफर एंड करके जब दूसरे लोगों को करेंगे तो भी आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। तो दिस इज़ द गुड स्कीम कि यहाँ पे ये लोग चार्जेस नहीं लेते हैं, है ना। 0 चार्जेस में आपको म्यूचुअल फंड दे देते हैं। अदरवाइज़ आप स्टॉक और ज़रूधा का कॉइन इन सब में भी ट्राई कर सकते हो, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल। तो काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग भी इनके थ्रू ही कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप लोग जिसमें चाहें अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।